हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक बेटा मैं 12th क्लास के चैप्टर 1, 2, 3, 4 के एमसीक्यू वाले और वन शॉट चैप्टर्स के डालता रहा, बट बच्चों की फरमाइश आई सर क्लास 11 के भी डालो, तो आज मैंने फर्स्ट टाइम, ऑल्दो तुम्हारा हो सकता है यूटी हो गया हो, बट जो क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, इट विल मेक योर कॉन्सेप्ट फॉर द वेरी क्लियर। तो मैं चैप्टर 1 सबसे पहले ले रहा हूँ बेटा, इसके 30 क्वेश्चंस का एमसीक्यू ले रहा हूँ और वो एमसीक्यू बढ़िया हैं। और उसमें बाकी मैं ये भी बताऊंगा बेटा कि बाकी चॉइस क्यों गलत है, क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन में, हर एमसीक्यू में ये सोच लेते हो बेटा कि ये चॉइस सही क्यों है, बाकी चॉइस गलत क्यों है, तो और भी क्लियर हो जाते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करें। राइट, हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं बेटा। लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है बेटा? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वन मीन ईयर। और वन लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है बेटा? वन लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसका मतलब डिस्टेंस है। लाइट ईयर इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहली चॉइस, अब ईयर देख के हमें लगता है यार ये चॉइस ये टाइम की यूनिट है, बट टाइम की यूनिट नहीं है, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की कौन कौन सी यूनिट है बेटा? जैसे हम बड़ी यूनिट की बात करें, 1 AU है, 1 LI है, LY है लाइट ईयर, 1 पार्सेक है बेटा। ये बड़ी बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की। राइट बच्चों, 1 AU क्या होता है बेटा? दिस इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर अभी मैंने बताया आपको, ये होता है बेटा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, जिसको हम राउंड ऑफ करके 10⁻16 मीटर लिख सकते हैं। राइट, और 1 पार्सेक जो है बेटा, ये 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर है, और इसमें 3.26 लाइट ईयर होते हैं। राइट बच्चों, समझ में आ गए? तो 1 AU इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। और बेटा आपको पता है कि अर्थ पर जो लाइट आती है वो आती सन से ही है, और सन से लाइट अर्थ तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड। तो स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट कर दें, 500 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो दैट कम्स 1.5 इंटू 10⁻11। स्पीड ऑफ लाइट को 1 AU डिस्टेंस है ना बेटा, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और हमने बेटा 500 सेकंड से मल्टीप्लाई किया, सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये वैल्यू, यही वैल्यू आ गई बेटा। राइट, तो 1 AU क्या है? इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। उससे बड़ी 1 लाइट ईयर, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो 1 ईयर में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, तो फिर से हम स्पीड ऑफ लाइट को, जो कि बेटा मीटर पर सेकंड में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करके। तो 1 ईयर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें बेटा? 1 ईयर में 65.25 डेज मीन, 1 डे में 24 आवर, और 1 आवर में बेटा 3600 सेकेंड। अब हमने मल्टीप्लाई किया तो सेकंड से सेकंड कट गया, फिर ये वैल्यू आ जाती है बेटा। बच्चों बात समझ में आ गई? 1 पार्सेक क्या थी बेटा? ये भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। 1 पार्सेक वो ये कहते थे बेटा कि अगर हम सन और अर्थ को ज्वाइन करने वाली लाइन, सन और अर्थ को ज्वाइन करने वाली लाइन को बेस लाइन मान लें, और सपोज ये स्टार है, कोई ये स्टार है बेटा, और स्टार की पोजीशन पे एंगल अगर 1 सेकंड का बन रहा है बेटा, तो ये डिस्टेंस अर्थ और स्टार के बीच के डिस्टेंस 1 पार्सेक होगी। और इसको निकालेंगे किस रिलेशन से बेटा? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और हमने क्या निकालना है बेटा? रेडियस। तो आर को लिख दिया एल अपॉन थीटा, बट ये ध्यान रखना है एल तो वही हो गई 9.46 1 AU, विच इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर बेटा। एल तो वही हो गई, दिस इज 1 AU। आपने पहले पढ़ा मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। और एंगल जो 1 सेकंड का आ रहा है ना बेटा, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना। 1 सेकंड के एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेकंड के एंगल को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको कहो तो बता देता हूं बेटा। 1 डिग्री 60 मिनट 3600 सेकेंड।
ये होता है बेटा। और 180 डिग्री पाई रेडियन होता है बेटा, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है बच्चों। तो 3600 सेकेंड जब बेटा 1 डिग्री के इक्वल है तो 1 सेकेंड क्या आ गया, 1/3600 डिग्री। तो 180 डिग्री पाई रेडियन है, 1 डिग्री आ गया बेटा पाई बाई 180 रेडियन। और हमारे पास 1/3600 है बेटा, तो हमारा आंसर जो एंगल आया बेटा, एंगल की वैल्यू आई पाई बाई 180 इंटू 1/3600 रेडियन, ये वैल्यू आई बेटा। और ये वैल्यू आपने उठाकर, ये वैल्यू उठाकर बेटा इसमें रखी है। एल की वैल्यू हमने डाली थी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बेटा बात। तो मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं जो आप पढ़ चुके हैं, बट एक बार रिवाइज हो जाएगा इस बहाने। तो 1 लाइट ईयर समझ में आ गया बेटा, 1 AU समझ में आ गया, 1 पार्सेक समझ में आ गया। दिस वे वी कैन कैलकुलेट द लॉन्गर डिस्टेंसेस। और स्मॉलर डिस्टेंस की यूनिट आप जानते ही हो बेटा, जैसे 1 फर्मी, 1 फर्मी, 1 फर्मी मतलब न्यूक्लियस का साइज 10⁻15 मीटर। फिर बेटा 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। फिर बेटा 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। तो सो मेनी यूनिट्स आर देयर। इज दैट क्लियर? तो आप याद रखेंगे, जो भी काम की चीजें होंगी मैं बताता रहूंगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो बेटा, सुन लो मेरी बात, तुमने पढ़ा है ना 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है बेटा, और 1000 मिलीमीटर होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर होता है। तो बेसिकली बेटा डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट। नहीं, मेजरमेंट किसी भी तरीके से हो, जो एक्चुअल लेंथ होगी वही मेजर करेंगे विदाउट एरर। अगर हम एरर कर रहे हैं वो दूसरी बात है। डज नॉट डिपेंड अपॉन मेथड ऑफ मेजरमेंट, यस, ये लगता है सही है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, इज मोर इन एसआई सिस्टम देन इन सीजीएस सिस्टम। आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू सीजीएस सिस्टम में ज्यादा है, एसआई सिस्टम में कम है, उल्टा हो गया, इट इज रॉन्गली रिटन। तो दिस इज गलत, रॉन्ग। नेक्स्ट देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंडामेंटल यूनिट्स। एन जो है बेटा, अब हम इसको क्या लिखते हैं, 1 को हमने लिख दिया n1, मीटर को लिख दिया u1, ऐसे बेटा इसको लिख दिया n2, इसको लिख दिया u2, n3 u3, और ये सब कांस्टेंट होता है बेटा। इसका मतलब ब्रीफ में हम लिख सकते हैं n इंटू यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब n की वैल्यू k अपॉन u आ गई बेटा। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट सिस्टम, जबकि वो क्या कह रहा है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द मास लेंथ टाइम। नहीं, गलत है, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज आल्सो रॉन्ग, एंड दिस वन इज ओनली करेक्ट। बच्चों बात समझ में आ गई? तो 2 क्वेश्चन किए हैं, बट मैंने आपको सारी नॉलेज दी है उन क्वेश्चन से रिलेटेड। बाकी सही, बाकी गलत क्यों है, और जो गिवन चॉइस है वो सही क्यों है, राइट बेटा। आगे देखते हैं, न्यूटन सेकंड। अब देखो बेटा, आपने पढ़ा है क्या, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। क्लास 11 में पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा आपने। न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, और इसी को m इंटू ए कहते हैं बेटा। तो न्यूटन F इंटू डेल्टा T क्या चीज आई बेटा, डेल्टा P आया ना। और डेल्टा P किसे कहते हैं, इम्पल्स। और इम्पल्स क्या होता है बेटा, चेंज ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स क्या होता है बेटा, चेंज ऑफ मोमेंटम। बच्चों बात समझ में आ गई? तो न्यूटन इंटू सेकंड किसकी यूनिट है, इम्पल्स की, चेंज ऑफ मोमेंटम, या यहाँ पर शॉर्ट लिख दिया है मोमेंटम, तो ये भी चलेगा। वेलोसिटी की तो है ही नहीं, एंगुलर मोमेंटम की भी नहीं है। एंगुलर मोमेंटम तो बेटा आप कैसे निकालेंगे, टॉर्क जैसे फोर्स डेल्टा P बाई डेल्टा T होता है, वैसे वैसे टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा L बाई डेल्टा T होता है। L जो है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। तो डेल्टा L की अगर हम निकालें बेटा, तो ये आई टॉर्क डेल्टा T, और टॉर्क की यूनिट फोर्स इंटू डिस्टेंस, न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकंड होता, तो एंगुलर मोमेंटम आता। और ये सिर्फ न्यूटन इंटू सेकंड,
तो बी वाली चॉइस गलत है, बी वाली चॉइस गलत है। समझ में आ गई बात? ठीक है। मोमेंटम सही आंसर है। एनर्जी, एनर्जी की तो यूनिट नहीं है, एनर्जी की यूनिट को हम टॉर्क की यूनिट के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि टॉर्क भी बेटा, टॉर्क भी फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, और वर्क डन भी फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। एफ इंटू आर कह दो या एफ इंटू एक्स कह दो, कुछ भी कह दो बेटा। राइट बच्चों, समझ में आया? तो एनर्जी, एनर्जी क्या है बेटा? न्यूटन इंटू मीटर। एनर्जी इज जस्ट लाइक टॉर्क, एनर्जी इज जस्ट लाइक वर्क डन। तो इनकी यूनिट क्या होगी बेटा? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू सेकेंड नहीं। तो बाकी चॉइस आपकी क्यों गलत है, ये बात समझ में आ गई बेटा। अब ये इक्वेशन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। इसमें क्या कह रहा है बेटा? एस इज इक्वल टू यू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इज द मेजर्ड इन टाइम इन सेकेंड यूनिट ऑफ सी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बेटा? मैं बहुत क्लियर सी बात बता रहा हूं आपको। अगर हम कोई भी इक्वेशन लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी माइनस सी डी प्लस ई एफ बाई जी, कोई भी इक्वेशन लिखना है बेटा, तो जब भी हम इक्वेट करते हैं, इक्वेट करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो डायमेंशन सेम होनी चाहिए, सेम डायमेंशन चलती है इन प्रोसेस में। जबकि हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये ट्रू नहीं है बेटा। मल्टीप्लाई तो हम फोर्स में डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों की यूनिट सेम का है। समझ में आया बेटा? तो मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी से भी कर सकते हैं, बट ऐड, सब्ट्रैक्ट या इक्वेट कर रहे हैं तो सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए बेटा। अब वो देखो, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं बेटा, जो एस की यूनिट होगी वही ए की यूनिट होगी, वही बीटी की होगी, वही सी टी स्क्वायर की होगी। तो ए की यूनिट तो एस आ गई, एस की क्या है? मीटर, ए की यूनिट मीटर आ गई बेटा। बी की यूनिट क्या है? एस अपॉन टी, यानी मीटर पर सेकेंड। और सी की यूनिट क्या आ गई बेटा? सी की यूनिट आ गई एस अपॉन टी स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया बेटा? तो आप देख लो, नन पहला दे रखा है, दूसरा मीटर दे रखा है। मीटर एक अगर पूछता है तो सही होता, बट वो सी पूछा है बेटा, मीटर पर सेकंड। बी पूछता है तो मीटर पर सेकंड सही होता, सी पूछा है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। राइट चिल्ड्रन, समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट देखते हैं। A cube has numerically equal volume and surface area. The volume of such a cube. देखो ये कोई फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन में तुमने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि अगर कोई क्यूब है बेटा जिसकी एक्स एज है, एज एक्स है बेटा, अगर किसी क्यूब की एज एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है बेटा, तो इसकी 6 सरफेस हो गई, हर सरफेस एक स्क्वायर होगी, तो टोटल सरफेस एरिया 6x स्क्वायर आ गया बेटा, और वॉल्यूम आ गया बेटा एक्स क्यूब। वो कह रहा है सरफेस एरिया और वॉल्यूम इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू 6 आ गई बेटा, एक्स की वैल्यू 6 आ गई, तो वॉल्यूम क्या है बेटा? एक्स क्यूब है ना, तो 6 का क्यूब इट मींस 216 यूनिट्स। अब यूनिट्स आप सेंटीमीटर लिखे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया, मीटर लिखते हैं तो मीटर क्यूब आ गया। राइट, समझ में आ गया? तो हम सिर्फ यूनिट्स लिख के छोड़ देते हैं बेटा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस एज ए डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो बेटा, सुन लो, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, एंगल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब बेटा फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये सब क्या है बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और फंडामेंटल यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट के टर्म्स में नहीं लिख सकते, डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो टेम्परेचर तो फंडामेंटल यूनिट्स है, इसको मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में थोड़ा लिख सकते हैं। सो ऑल चॉइसेस आर रॉन्ग। राइट, समझ में आ गई बेटा बात?
अब जैसे वर्क डन है बेटा, वर्क डन क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। मास क्या है बेटा? केजी। एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर है, तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये आ गए बेटा। अब आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है, तो ये डेराइव्ड यूनिट आई ना, दिस इज द डेराइव्ड यूनिट। इसको हम कहते हैं जूल, इसी को जूल कहते हैं बेटा। समझ में आ गई बच्चों बात? तो टेम्परेचर इज नॉट डिराइव्ड यूनिट, टेम्परेचर इज फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट्स को फंडामेंटल के टर्म्स में नहीं लिख सकते, ये सब फंडामेंटल ही तो दी हुई है, तो फंडामेंटल यूनिट्स को फंडामेंटल के टर्म्स में हम नहीं लिख सकते बच्चों। राइट? क्लियर हो गई बेटा बात? नेक्स्ट देखते हैं। तो पहली वाली चॉइस का आंसर कौन सा सही था बेटा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। If the unit of length force are increased 4 times the unit of energy, एनर्जी अभी मैं बता रहा था, एनर्जी का मतलब वर्क डन बेटा, और वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। अब फोर्स न्यूटन में, डिस्टेंस मीटर में। अब वो कह रहा है इसको हमने 4 टाइम्स कर दिया, 4 न्यूटन 4 मीटर, तो 16 न्यूटन इंटू मीटर आ गया, यानी 16 जूल आ गया बेटा। तो हमारी जो नई यूनिट है बेटा वो 16 टाइम्स हो जाएगी मोर देन द प्रीवियस वन। राइट? समझ में आ गई बेटा बात? आसान है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें एक्चुअल में ये इस टाइप के एमसीक्यू जो है ना, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं 11th 12th क्लास के बाद, तो उसमें आते हैं, तब आप 11th भी पढ़ चुके होते हैं, 12th भी पढ़ चुके हैं। इस वाले क्वेश्चन में ना कुछ 12 की भी यूनिट है, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बट आपको ब्रीफ कर दूंगा मैं। अब जैसे बेटा ये है जूल, जूल किसकी यूनिट है? जूल को लिखते हैं, आपने आपने 10th क्लास में पढ़ा था, W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो जूल इज इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट। बोलो बच्चों, जूल इज इक्वल टू कूलम इंटू वोल्ट। ठीक है, तो ये तो इससे मैच कर रही है। तो पहला सी से, पहला का सी देखो, पहले का सी बी और सी दोनों में आ रहा है। अब दूसरा चेक करो बेटा, दूसरे का भी दोनों तीनों में आ रहा है, तीसरे का भी सेम आ रहा है, चौथे का देखो। अब चौथे का उसमें बी आ रहा है, उसमें ई आ रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं। चौथा क्या है बेटा? कूलम। कूलम, कूलम किसकी यूनिट है? चार्ज की, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब कूलम को एक में लिखा है बेटा, बी में लिखा है फैराड इंटू वोल्ट। राइट? और ई में लिखा है बेटा, ई वाली भी है, और ई में लिखा है एम्पियर इंटू गॉस। गॉस तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ई वाली चॉइस तो बिल्कुल ही गलत हो गई। कूलम को हम लिख सकते हैं बेटा, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे ये फॉर्मूला, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, चार्ज और वोल्टेज इससे रिलेटेड होते हैं। तो क्यू को, कूलम को, COU LOMB, कूलम को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड होती है, फैराडे नहीं, फैराडे चार्ज की यूनिट है, फैराड इनटू वोल्ट। तो हमारे हिसाब से कूलम को फैराड इनटू वोल्ट बी में, तो आपकी चॉइस ये सही हुई बच्चों। देख लो, अब सारे मैच कर लो। पहले का सी, पहले का सी जूल को कूलम इनटू वोल्ट, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बताया। दूसरे का एफ, वॉट, एफ वॉट, ये मैं बताता हूं आपको, ये वैसे 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा बेटा। पावर जो होती है, पावर होती है बेटा आई इंटू वी, और वी को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई आर लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर आर आ गए, और वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं बेटा। ये सब पावर है, और ये पावर किससे आई है बेटा? वर्क डन अपॉन टाइम से। और वर्क डन क्या होता है? क्यू इंटू वी, 10th क्लास में पढ़ा था तुमने, और क्यू बाई टी को आई लिख देंगे बेटा, इससे आई है सारी है। राइट बच्चों? समझ में आ गए? तो एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम मैच कर रही है ना?
इसका मतलब वॉट वाली एम्पियर स्क्वायर इंटू एम से मैच कर रही है, तो सेकंड वाले का एफ हो गया बेटा, सेकंड वाले का एफ हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, वोल्ट। वोल्ट को हमने थर्ड वाले को किससे रिलेट किया है बेटा? ए से। ए क्या है? हेनरी। यस, ये फिर तुमने नहीं पढ़ा, ये 12th क्लास का टॉपिक है बेटा। इंड्यूस ईएमएफ आप पढ़ोगे, ई इज इक्वल टू एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। एल इंडक्टेंस है, जैसे वायर का रेजिस्टेंस होता है बेटा, ऐसी सोलिनॉइड या इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है, और इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है बेटा। हेनरी लिख दिया, इसको एम्पियर लिख दिया, इसको सेकेंड लिख दिया, तो हेनरी इंटू एम्पियर पर सेकेंड किसकी यूनिट आई बेटा? वोल्ट की। तो ये वाली इससे कनेक्ट हो गई, राइट बेटा। और कूलम, अभी मैंने बताया आपको, कूलम क्या होता है बेटा? कूलम किसकी यूनिट थी? फैराड इंटू वोल्ट। ये वाला इससे मैच कर गया, तो हमारी दो चॉइस का यूज ही नहीं हुआ, डी और ई का यूज ही नहीं हुआ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चॉइस दी होती हैं कंफ्यूज करने के लिए, बट उनका कोई यूज नहीं। बच्चों बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बेटा बात? बहुत बढ़िया तरह से आपको समझाता रहूंगा, समझो, कॉन्सेप्ट समझो, फिर क्वेश्चंस करो। और बेटा जितना क्वेश्चंस करोगे, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, और बल्कि एमसीक्यू क्वेश्चन करते हो, तो उससे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि एमसीक्यू अब एमसीक्यू नहीं है, वन वर्ड वाले नहीं है, अब एमसीक्यू पूरे सॉल्व करने वाले हैं। तो एमसीक्यू से भी न्यूमेरिकल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। मैं तो बल्कि यही मानता हूं बेटा, अगर आपको एमसीक्यू आते हैं और आप जेन्युइनली कर रहे हो बिना आंसर देखे, बाकी को ये भी प्रूव कर रहे हो कि बाकी क्यों गलत है, तो बहुत सही दिशा में जा रहे हैं आप। राइट बच्चों, समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही चलते रहो। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब देखो इक्वेशन, ये वंडरवाल इक्वेशन है बेटा। इसमें P प्रेशर कह रहा है, V वॉल्यूम कह रहा है, ये तो तुम्हें मालूम होगी। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है बेटा, तो जो P की यूनिट होगी वो A बाई बी स्क्वायर के इक्वल होगी बेटा, और जो V की यूनिट होगी वो B के इक्वल होगी। इसमें लेफ्ट और राइट साइड को इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक्चुअल में इक्वेशन जो होती है बेटा, गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है। इसमें मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हम कंसीडर नहीं करते गैस के मॉलिक्यूल्स, बट अगर कंसीडर करने लगते हैं तो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम माइनस कर दिया तो नेट वॉल्यूम कम हो गया, तो ये इक्वेशन बन जाती है बेटा। तो इसकी राइट हैंड साइड की चीज भी एनआरटी होती है, बट इसकी जरूरत ही क्यों पड़ेगी हमें? इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम सिर्फ ये याद रखें, पी में अगर कोई ऐड हो रहा है, पी प्रेशर है तो वो भी प्रेशर ही होगा, वी वॉल्यूम है तो वो भी वॉल्यूम ही होगा बेटा। अब प्रेशर की यूनिट देखो, डाइन दे रखी है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ए वी स्क्वायर। अब डाइन तो बेटा सीजीएस यूनिट है, तो फोर्स की यूनिट डाइन याद रखो ना, सीजीएस सिस्टम में डाइन होती है, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर होती है बेटा। ए वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो सेंटीमीटर के पास 6 हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा? डाइन इंटू सेंटीमीटर की पावर 4। तो बाकी सब गलत है, ये सही है। देख लो सब में आ रहा है डाइन सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बाकी सब गलत है, ये ही सही है बेटा। और बी की पूछता है तो बी की क्या होती है बेटा? बी की इक्वल, और बी की सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये होती है बी की। राइट बच्चों, समझ में आ गए? तो बिल्कुल बेसिक मैं यही मान के चल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आता, आपको बेसिक भी क्लियर कर रहा हूँ साथ साथ। करेक्ट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में बेटा 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन नहीं, एक्चुअल में 273.15 पॉइंट समथिंग केल्विन होता है, उसको 273.16 केल्विन भी लिख देते हैं, बट उसने 273.15 केल्विन दिया हुआ है, तो हमने इसी को टिक कर दिया। राइट बच्चों, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट 273 केल्विन, इट इज द 273.15 केल्विन। और ये बेटा जो टेम्परेचर होता है, ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर होता है, आप आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में। वाटर तीनों फेजेस में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड मतलब आइस की फॉर्म में भी, वेपर की फॉर्म में भी,
और किस फॉर्म में बेटा, लिक्विड की फॉर्म में तो वाटर है ही। तो वो प्रेशर जो होता है 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, इतना प्रेशर और इतने टेम्परेचर अप ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। तो ये टेम्परेचर उसी से रिलेटेड दिया है बेटा, उसको क्या कहते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। राइट बच्चों, समझ में आ गई बात? ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, नॉट क्यूरी टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम? तो टाइम, टाइम की यूनिट देखो लीप ईयर, तो टाइम की यूनिट है। लीप ईयर का मतलब जब 366 डेज होते हैं, ठीक है। माइक्रो सेकंड ये भी टाइम की यूनिट है। लूनर मंथ मतलब वो टाइम है बेटा जिसमें मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है बेटा, वन कंप्लीट राउंड 27.3 डेज के करीब होता है लूनर मंथ। तो ये भी टाइम की यूनिट हो गई। तो सिर्फ लाइट ईयर है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, अभी मैं बात कर ही रहा था आपसे। तो लाइट ईयर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई बेटा बात? और लूनर मंथ वो टाइम था बेटा जिसमें मून अर्थ के चारों ओर राउंड लगाता है 27.3 डेज के करीब, ठीक है। लीप ईयर 366 डेज होता है बेटा। और माइक्रो सेकंड 10⁻⁻6 सेकंड होता है। ये सब टाइम है। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज मेजर्ड इन द वैल्यू ऑफ एन न्यूमेरिकल वैल्यू और यू यूनिट सिस्टम। अभी मैं बता रहा था बेटा आपको एन इंटू यू कांस्टेंट होता है बच्चों। एन क्या आ गया, कांस्टेंट को अगर हम के मान लें बेटा, एन इज इक्वल टू के बाई यू, यानी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बेटा बात? चले आगे, आगे भी चलते रहे, क्वेश्चन भी करते रहे, बहुत अच्छी तरह से समझने हैं सारी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। वो पेयर सेलेक्ट करना है बेटा जिनकी डायमेंशन सेम होती है। अब देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। और स्ट्रेस भी आप पढ़ोगे, स्ट्रेस आपकी जो 11th क्लास की सेकंड बुक है बेटा, उसका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें स्ट्रेस आएगा। ये भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर और स्ट्रेस में कुछ फर्क है, बेसिक फर्क आपको वहां बताऊंगा मैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस, स्ट्रेन क्या होती है बेटा? स्ट्रेन भी कई टाइप की होती है। स्ट्रेन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होती। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होती है बेटा, और शियर स्ट्रेन भी होती है। सब टाइप की स्ट्रेन होती है, तो इनकी कोई यूनिट नहीं है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन तो यूनिट सेम हो ही नहीं सकती। प्रेशर एंड फोर्स आप देख रहे हैं, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर एंड फोर्स आर नॉट सेम डायमेंशन। पावर एंड फोर्स, पावर अलग चीज है बेटा, पावर है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये क्या है बेटा, न्यूटन इनटू मीटर अपॉन सेकंड। तो न्यूटन और पावर सेम चीज थोड़ा है। तो पावर एंड फोर्स आर नॉट द सेम थिंग, राइट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली पेयर दैट डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट। अब देखो बेटा सुन लो, एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है बेटा, एल अभी मैं बता रहा था आपको, टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी होता है बेटा। तो एंगुलर मोमेंटम टॉर्क इंटू डेल्टा टी आ गया बेटा। टॉर्क है न्यूटन इंटू मीटर इंटू सेकेंड, ये एंगुलर मोमेंटम आया बेटा, डेल्टा एल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, राइट बेटा? प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है बेटा? एक लाइट में तुम्हें पता है ना, फोटॉन्स होते हैं, एनर्जी पैकेट्स, और एक फोटोन की एनर्जी जो होती है बेटा E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, E अपॉन न्यू। E क्या है बेटा? जूल, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकंड, तो इसकी यूनिट आ गई जूल इंटू सेकंड। ठीक है बच्चों? तो न्यूटन इंटू मीटर भी जूल है बेटा, तो जूल इंटू सेकंड ये भी आ रहा है, और जूल इंटू सेकंड ये भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट चॉइस आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली पेयर दैट डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। तो इसकी तो डायमेंशन सेम हो गई ना, तो ये तो गलत हो गया। वर्क एंड टॉर्क, वर्क अभी मैं बता रहा था आपको, वर्क भी बेटा फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है।
और टॉर्क भी बेटा फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो इनकी तो सेम होंगी, तो ये भी गलत हो गया बेटा। इम्पल्स एंड मोमेंटम, इम्पल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम और मोमेंटम सिंपली मोमेंटम, इसकी भी यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होती है, इसकी भी यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होती है, तो इनकी तो सेम डायमेंशन है, तो ये भी गलत हो गया बेटा। ओनली द चॉइस करेक्ट इज दिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को कहते हैं बेटा, इसी को हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट तो जूल आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बेटा, जैसे हम ट्रांसलेटिव मोशन में जहां जहां मास लेते हैं बेटा, रोटेटिव मोशन में वहां वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। अब जैसे आप फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, P इक्वल टू एम वी, P लीनियर मोमेंटम है, मास m है, v स्पीड है, लीनियर स्पीड है, ऐसे P की जगह L लिख दिया बेटा, m की जगह I लिख दिया, v की जगह ओमेगा लिख दिया। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की जो यूनिट आई बेटा L अपॉन ओमेगा आई, और L की यूनिट अभी हमने देखी थी जूल इंटू सेकेंड थी बेटा, और ओमेगा की यूनिट पर सेकंड होती है बेटा, पर सेकंड, तो जूल इंटू सेकंड स्क्वायर बन गया। इसका मतलब ये चॉइस भी गलत है। समझ में आया बेटा? तो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, ये वो क्वांटिटी है जिनकी यूनिट सेम नहीं है, तो दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर, बी पार्ट। गॉट इट बेटा? बच्चों बात समझ में आ गई? सारी चीजें बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, आपको कैसा लग रहा है? लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ऐसी हर चैप्टर के बहुत बढ़िया बढ़िया सेलेक्टेड क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहूंगा। तो टिप्स क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल बी गिविंग यू फ्रॉम इजी टू वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व देम, हाउ टू यूज योर बेसिक कॉन्सेप्ट टू सॉल्व देम। रटना नहीं है बेटा, कोई भी चीज रटनी नहीं है, सब चीजें समझनी है। राइट बच्चों? समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट देखो 15th क्वेश्चन, frequency of vibration of a suspended from a spring of K is given relation F is equal to C, M के पास C is a dimensionless quantity, ओके ठीक है। वो कह रहा है बेटा कि फ्रीक्वेंसी को हम किसके टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, मास की पावर x और k की पावर y। k क्या है बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट, k की पावर y। स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है बेटा वो होता है फोर्स अपॉन x, F अपॉन x, F इज इक्वल टू kx होता है। और ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या है बेटा, m0 L0 t माइनस 1 इज इक्वल टू c कांस्टेंट लगा दिया बेटा, m क्या है, मास, मास की पावर x, k F अपॉन x, F क्या है बेटा, mlt माइनस 2, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन x, ये और ये कट गया तो mt माइनस 2 की पावर y। तो ये आ गया बेटा m0 L0 t माइनस 1 इज इक्वल टू c, m की पावर कितना आ गया बेटा, x प्लस वाई, और t की पावर माइनस 2y। अब यहाँ t की पावर माइनस 1 है बेटा, यहाँ t की पावर माइनस 2y है, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 1/2। और बेटा यहाँ m के पास 0 है, यहाँ m के पास x प्लस वाई है बेटा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, माइनस वाई, यानी कि माइनस 1/2। तो आप चेक कर लो, x की वैल्यू माइनस 1/2, y की वैल्यू 1/2, कौन सी चॉइस सही है बेटा, x की वैल्यू माइनस 1/2, y की वैल्यू 1/2, लास्ट चॉइस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों समझ में आ गया बेटा कैसे क्वेश्चन करने हैं, ये बात क्लियर हो गई? इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, एक बार अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट पढ़ लो, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, the quantities A and B are related by the relations m is equal to A by B, where m is the linear density
एंड ए इज द फोर्स। यस, देखो m इज इक्वल टू a बाई बी। अब वो कह रहा है m जो है बेटा मास नहीं है, m इज द लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का मतलब m जो है मास पर यूनिट लेंथ है बेटा, m बाई l है, राइट? समझ में आया बेटा? एंड a इज द फोर्स, a इज द फोर्स। तो फोर्स को क्या लिख देंगे बेटा हम? फोर्स को न्यूटन लिख दो, फोर्स को न्यूटन लिख दो। b, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा? न्यूटन अपॉन m। और m की वैल्यू है बेटा, m की वैल्यू क्या है? m बाई एल, ठीक है? एल की यूनिट मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन केजी, और न्यूटन इंटू मीटर जूल आ गया बेटा, जूल पर केजी। और जूल पर केजी किसकी यूनिट है बेटा? देखो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, आप किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं बेटा, तो दो तरह से हीट ट्रांसफर होती है। एक हीट तो टेम्परेचर चेंज करती है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी। इसमें सी बेटा स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। और एक फार्मूला और होता है बेटा, जब हीट देने पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, स्टेट चेंज होती है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस के आई 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, उस समय जो हीट देते हैं वो लेटेंट हीट कहलाती है बेटा। उसका फॉर्मूला आएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल। तो यहाँ लेटेंट हीट की यूनिट क्या है? डेल्टा क्यू बाई एम। और डेल्टा क्यू क्या है बेटा? मास है। डेल्टा क्यू हीट है, हीट का मतलब एनर्जी, मास की यूनिट केजी, तो जूल पर केजी, और जूल पर केजी ये आ रही है बेटा। तो अब आप देख लो, हमारी बी की यूनिट क्या है बेटा? बी की यूनिट आई जूल पर केजी। तो जूल पर केजी इसमें से तो कोई नहीं है, वर्क जूल होता है, नन ऑफ दिस, प्रेशर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो सिर्फ लेटेंट हीट ही है बेटा जिसकी यूनिट भी जूल पर केजी होती है। गॉट इट बच्चों? समझ में आ गई बेटा बात? आगे चलते रहें। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। वेलोसिटी में डिपेंड अपॉन देयर वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे करते हैं बेटा इन क्वेश्चन को? वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या क्या माना आपने? वेवलेंथ लैम्डा की पावर ए मान ली बेटा, डेंसिटी की पावर बी मान ली, डेंसिटी इज रो, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी मान ली बेटा। तो हमने बेटा स्पीड को जो वैल्यूज दी है उनकी पावर एबीसी करके मान लिया है, ठीक है? मैंने आपको बताया डायमेंशन एनालिसिस के 3 यूज होते हैं बेटा। एक तो अननोन क्वांटिटीज की डायमेंशन फाइंड करना, दूसरा यूज यही है बेटा टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आता ही आता है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, सब्जेक्टिव में भी आता है। ये आप सोच लें खाली ऑब्जेक्टिव नहीं है, अभी सब्जेक्टिव भी है आपके एग्जाम में। तो कैसे करेंगे? द मेथड इज सेम, राइट बेटा? तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आ गया बेटा? m0 l1 t माइनस 1। लैम्डा लेंथ है, वेवलेंथ भी तो लेंथ होती है l, l की पावर a। रो डेंसिटी है बेटा ml माइनस 3 मास अपॉन वॉल्यूम। और b, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा lt माइनस 2 की पावर c। तो ये आ गया बेटा m की पावर b, l की पावर a माइनस 3b प्लस c, और t की पावर माइनस 2c। और ये चीज बेटा m0 l1 t माइनस 1 आएगा। अब देखो बी तो जीरो ही आ गया ना, सीधे सीधे एम के पास जीरो है, एम के पास बी है, जीरो आ गया, बी जीरो आ गया बेटा। माइनस 2c माइनस 1 हो गया, तो सी की वैल्यू 1/2 हो गई। अब सी की वैल्यू 1/2, अब देखो बेटा ए माइनस 3b प्लस सी बचा, और ये किसके इक्वल है बेटा? ये इक्वल है 1 के। अब हमें ए की वैल्यू तो निकालनी रह गई, तो इसको हमने लिख दिया 1 माइनस 3b माइनस सी, 1 माइनस 3b, बी क्या था बेटा? बी जीरो था, जीरो आ गया, माइनस सी, सी 1/2 है, तो माइनस 1/2 आ गया बेटा। तो ये आ गया 1/2, राइट चिल्ड्रन? समझ में आ गए? तो ए की वैल्यू 1/2 आ गई बेटा। अब ए की वैल्यू 1/2 आ गई बेटा, बी की वैल्यू
जीरो आई और सी की वैल्यू भी 1/2 आ गई। इसका मतलब v प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट जी लैम्डा के। पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट में कर दो तुम। ठीक है बेटा, तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर जी लैम्डा आएगा ना, क्योंकि यहाँ सारे आंसर स्क्वायर के टर्म्स में दे रखे हैं, तो हमने स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करके आंसर को टिक कर दिया। देयर इज नथिंग। समझ में आ गई बच्चों बात? क्लियर हो गई? तो इजी है, काइंड ऑफ रिवीजन। स्कूल में तो आप पढ़ ही रहे होंगे, बहुत बढ़िया। स्कूल में टीचर सारी चीजें क्लियर कर रहे होंगे, बट उतनी बढ़िया तरह से रिवाइज नहीं हो पाती। तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरह से रिवाइज करा रहा हूं, हर क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बता रहा हूं। नेक्स्ट देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय दिस। ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है बेटा। y is equal to a sin omega x by v minus k. Omega is the angular velocity, v is the linear velocity, the dimension of k. Okay, fine. देखो बेटा, सुन लो, y is equal to a sin omega t। ऐसे लिखने से, ऐसे लिख दें बेटा, राइट। तो ये जो t होगा बेटा, ये पूरी चीज डायमेंशन लेस है क्योंकि एंगल है। तो x by v की डायमेंशन और k की डायमेंशन, ये दोनों t के इक्वल होंगे बेटा। आप देख रहे हो, ये ओमेगा तो बाहर ले लिया ना उसने। अब किसकी डायमेंशन पूछी है बेटा उसने? डायमेंशन ऑफ के। इसका मतलब के भी टी है और एक्स बाई वी भी टी है बेटा। और के टी है तो के की डायमेंशन क्या है बेटा? सिर्फ टी। तो ये क्वेश्चन हो गया ठीक। बच्चों समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये भी फिर से वही है। टाइम पीरियड टी प्रोपोर्शनल टू पी की पावर ए डी की पावर बी। डी क्या है बेटा? डेंसिटी। और एस क्या है बेटा? सरफेस टेंशन पावर सी। तो फिर से बेटा इसको फिर डायमेंशन लिख दो, m0 L0 T1 इज इक्वल टू के। P प्रेशर है, प्रेशर की क्या होती है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। ml -1 T -2 इसकी पावर A। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ml -3 की पावर B। S सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होता है बेटा। ml फोर्स हो गया बेटा mlt -2 अपॉन लेंथ, तो mt -2 की पावर C। अब आप इक्वेट कर दो, तो ये क्या आ गया बेटा? m की पावर A प्लस B प्लस C। ये तो m की पावर आ गई बेटा। L की पावर देखो, L की पावर -a आई -c भी आई। फिर T की पावर देखो बेटा, तो T की पावर आई -2a और -3। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया m0 L0 T1। तो -2a -2c इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। सॉरी, इज इक्वल टू 1 आ रहा है बेटा। तो a प्लस सी को हम लिख सकते हैं बेटा -1/2। राइट, समझ में आ गई बेटा बात? ऐसे बेटा -a -3b, ये 0 आ रहा है बेटा। और a प्लस बी प्लस सी भी 0 आ रहा है। अब a प्लस सी कितना आ रहा था बेटा? -1/2। a प्लस सी की जगह -1/2 रख दो, तो b की वैल्यू 1/2 आ गई बेटा। और b की वैल्यू यहाँ 1/2 रख दो, तो a इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? -3b, तो -3/2 आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रख दो बेटा, तो t प्रोपोर्शनल टू, अब देखो ध्यान से, p की पावर a, a कितना आ रहा है बेटा? तो p की पावर a, d की पावर b, d, b कितना आ रहा है बेटा?
और एस की पावर सी, और सी कितना आ रहा है बेटा, सी की वैल्यू हमने निकाली है कहीं, सी की वैल्यू ए प्लस सी इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है, ए माइनस सी बाई 2 है बेटा। तो सी की वैल्यू आ गई, इससे आ रही है बेटा ए इज इक्वल टू माइनस सी माइनस 1/2, यस सी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 1/2, माइनस ए क्या आ गया बेटा 3/2, 1/2, ये 1 आ गया। अब ए बी सी की वैल्यू डाल दो बेटा, देखो ए की वैल्यू -3/2, बी की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1, एग्जैक्टली मैच कर रही है ना, तो दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बेटा बात, क्लियर हो गई बहुत अच्छी तरह से। ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, आते ही है बोर्ड में, कंपटीशन में रेयरली आते हैं, बट स्कूल में तो बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। The Martian use force acceleration A time t, their fundamental physical quantities, the dimension of length and, अब देखो बेटा फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स होता है mlt माइनस 2, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या आ गई बेटा, एल को इधर ही रहने दो, एफ अपॉन एम टी माइनस 2, तो ये क्या आ गया बेटा, एफ एम की पावर -1 टी की पावर 2, ये आंसर आ गया बेटा। डायमेंशन ऑफ Martian use force acceleration A fundamental quantity, dimension of length, length की dimension f upon m, अब वो कह रहा है बेटा, इस क्वेश्चन में जो कह रहा है वो हम अगर उसके अकॉर्डिंग लें, तो वो कह रहा है बेटा फोर्स मास एक्सेलरेशन को कैपिटल ए लिख रहा है बेटा, एज फंडामेंटल यूनिट्स, तो लेंथ को लिखना है बेटा, तो हम कैसे करेंगे, अब लेंथ को लिखेंगे बेटा के फोर्स की पावर ए, एक्सेलरेशन की पावर बी, ऐसे सॉल्व करते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, और टाइम की पावर सी, राइट बेटा। अब लेंथ को हम लिख सकते हैं ना m0 l1 t0 बेटा, के फोर्स क्या है बेटा mlt माइनस 2 की पावर ए, ए ए क्या है बेटा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन lt माइनस 2 पावर बी, टी टाइम है बेटा, टाइम की पावर सी। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, एम की पावर क्या आ गया बेटा, ए आ गया है, ए इज इक्वल टू 0 आ गया बेटा, ए इज इक्वल टू 0 का मतलब लेंथ फोर्स पे डिपेंड ही नहीं करेगी, तो एफ तो वैसे ही हट गया, अब रह गए ए और टी। अब क्या रह गया बेटा ए और टी, एल की पावर ए आ रही है, एल की पावर बी आ रही है, यहाँ एल की पावर 1 है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 बेटा, टी की पावर -2b, टी की पावर -2a और प्लस सी, तो -2a -2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है बेटा, इसमें से -2 कॉमन ले लो, -2 कॉमन लेंगे बेटा तो a प्लस बी आ जाएगा,
और a प्लस बी 1 आ रहा था तो -2 बचेगा, -2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 2 आ गया, तो c इज इक्वल टू 2 आ गया, a इज इक्वल टू 0 आ गया। फाइनल आंसर बेटा b इज इक्वल टू -1 आ गया, b इज इक्वल टू 1 आ गया, और c इज इक्वल टू क्या आया बेटा, 2 आया। अब आप देख लो a की पावर 0, इस मतलब फोर्स हट गया, b की पावर a की पावर b था, b 1 है, t की पावर 2 था बेटा, तो 80 स्क्वायर इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों समझ में आ गए? तो क्वेश्चंस ऐसे ऐसे होते हैं बेटा जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, बट अगर हमने करा हुआ है पहले तो फिर हमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। राइट, आगे चलते रहे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, टू फंडामेंटल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखो बेटा, मैंने कहा था आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, इक्वेट भी कर सकते हो, बट अगर डिफरेंट क्वांटिटीज हैं बेटा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, बस ऐड सब्ट्रैक्ट इक्वेट नहीं कर सकते। तो यहां पर बेटा ए प्लस बी ऐड हो रहा है, ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सिर्फ ये आंसर होगा। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो नन वाली चॉइस भी कहलाता है क्योंकि ये आंसर है ही ऑलरेडी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जब दो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा, जब दो फिजिकल क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम एल और बी को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो जो भी आता 2.331 और 2.1 को मल्टीप्लाई करते तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है बेटा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमारी 2 है तो हम आंसर 2 के टर्म्स में लिखते हैं। लेकिन इसमें वो क्या कह रहे हैं, जब हम ऐड करते हैं एल प्लस बी करते हैं बेटा तो आंसर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वाले आंसर्स में देते हैं। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बी में है, यानी 2 डेसिमल प्लेस तक का आंसर देना है हमने। तो 2.331 को प्लस 2.1 को ऐड करा बेटा तो ये आ गया 4.431। अब 31 को राउंड ऑफ तो नहीं कर सकते तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो 4.4 बचा, यानी 2 डेसिमल प्लेस। और हमने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू विच इज हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जिसमें यूज है। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बी में ही यूज है, और वो कितने है बेटा 2.1, तो 2 डेसिमल की एक प्लेस तक का आंसर देना है हमने, तो वो ये दे दिया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द गिवन नंबर। अब देखो बेटा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 4 हैं, बीच वाले 0 सिग्निफिकेंट होते हैं, और इसमें भी 4 हैं बेटा क्योंकि पावर, इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं बेटा क्योंकि पावर पर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनती, नहीं डिपेंड करती, ना तो पावर पर डिपेंड करती है ना ही यूनिट सिस्टम पर डिपेंड करती है, क्योंकि यूनिट सिस्टम और पावर एक ही बात है। सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो पावर कुछ और आएगी, मीटर में मेजर कर रहे हैं तो पावर कुछ आएगी। तो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को बेटा हम, जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है वो ना तो पावर पे डिपेंड करती है, कितनी पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ना बेटा यूनिट सिस्टम। तो पावर और यूनिट सिस्टम एक ही जैसी चीज है। तो इन चारों में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है बेटा, 4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, P is equal to alpha by beta e की पावर माइनस अल्फा जेड बाई के थीटा। P प्रेशर है, Z डिस्टेंस है बेटा, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा इज द टेम्परेचर, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ बीटा। यस बेटा, देखो तो बीटा, अब किसी की भी पावर, ये पावर हमेशा एक नंबर होती है और नंबर डायमेंशन लेस होता है बेटा, और ई तो खुद एक नंबर है
तो नंबर की पावर नंबर फिर से एक नंबर हो गया और नंबर डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब पी की डायमेंशन अल्फा बाई बीटा के इक्वल होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ई एक नंबर है और नंबर की पावर भी एक नंबर ही होता है। इसका मतलब दूसरी चीज ये आई बेटा कि अल्फा जेड अपॉन के थीटा भी एक नंबर है और नंबर डायमेंशन लेस होता है, m0 l0 t0। अब अल्फा की निकालनी है बेटा, जेड की तो मीटर आई, एल आई, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है बेटा आर अपॉन एन नॉट, गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। के भी कहते हैं वैसे से, यहाँ के दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवोगाड्रो कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर एक नंबर है तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती। गैस कांस्टेंट की डायमेंशन हम बेटा निकाल सकते हैं, तुमने ये पढ़ा है ना, पी इक्वल टू एनआरटी, पी इक्वल टू एनआरटी हमने पढ़ा हुआ है। जेड डिस्टेंस है, इसकी यूनिट मीटर होती है। के की यूनिट हमने यहां से रखनी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और थीटा टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट भी के होती है बेटा। इसको हम के बी लिख देते हैं, के बी लिख देते हैं, राइट। और केबी की यूनिट होती है बेटा आर बाई एन नॉट, आर गैस कांस्टेंट है डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, और गैस कांस्टेंट यहां से निकालते हैं बेटा। तो गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या है, पीवी अपॉन एनटी। पीवी क्या है बेटा, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, पी इंटू वी जूल बन गया, और जूल को लिखते हैं बेटा ml2t-2। एन नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल की कोई डायमेंशन नहीं होती। टी टेम्परेचर है बेटा, इसकी डायमेंशन के हो गई, ठीक है। तो आर की डायमेंशन क्या आ गई बेटा, आर की डायमेंशन क्या आ गई बेटा, एम L2t-2 k-1, ये आर की डायमेंशन आ गई। आर की डायमेंशन यहां रखिए बेटा। तो यही एवोगाड्रो नंबर की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन क्या हो गई बेटा, ml2t-2 k-1, ये यहां रख दी बेटा। और ये डायमेंशन लेस है बेटा m0 l0 t0, राइट। समझ में आ गई बेटा बात। तो अल्फा की क्या आई, अल्फा की आई बेटा के बी इंटू के अपॉन एल। केबी की क्या है बेटा, ml2t-2 k-1 इंटू के से के कट गया तो ये आ गई mt-2, एल से एल कट गया ना बेटा, तो अल्फा की डायमेंशन आ गई बेटा mt-2। और बीटा की डायमेंशन अभी हमने निकालनी है बेटा यहां से। पी की डायमेंशन क्या है, प्रेशर है ml-1 t-2, अल्फा की आई बेटा mt-2, बीटा की निकालनी है। जब अल्फा बाई बीटा की डायमेंशन पी के इक्वल होगी। अब वो खैर बीटा की पूछा है बेटा, तो बीटा की आप निकालनी पड़ेगी आपको यहां से। तो बीटा की क्या आ गई बेटा, ml-1 t-2 अपॉन mt-2, ये और ये कट गए बेटा, l-1 आ गई, ये बीटा की डायमेंशन आ गई। m0 अल्फा की के बी की आ रही थी बेटा ml2t-2 k-1, तो ml2t-2 बची, ml बचा यहाँ पर, एक एल बचेगा बेटा यहाँ पर। तो एक एल यहां बचा, एक एल यहां भी आ गया। अब बीटा की डायमेंशन देखो, बीटा की डायमेंशन क्या है बेटा, mlt-2 बीटा की डायमेंशन आई बेटा mlt-2 बीटा की डायमेंशन अपॉन m l-1 t-2। तो m से m कट गया बेटा, t-2 से t-2 कट गया, तो l स्क्वायर आया। तो बीटा की डायमेंशन m0 आ रहा है, आ ही नहीं रहा, एल स्क्वायर t0, क्योंकि खाली एल स्क्वायर आ रहा है
तो उसको यही लिख सकते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भी आते हैं। तो आपने ध्यान रखना है बेटा, अगर मैं सपोज कोई इक्वेशन लिख रहा हूं a इज इक्वल टू b इंटू सी की पावर माइनस के टी, तो a की जो डायमेंशन होगी वो b के इक्वल होगी, क्योंकि ये पूरा डायमेंशन लेस है। पावर नंबर होती है, डायमेंशन लेस है बेटा। बच्चों बात समझ में आ गई? जब भी एक्सपोनेंशियल टर्म आता है बेटा, एक्सपोनेंशियल टर्म ई जो है एक नंबर होता है, नंबर भी पावर होता है, नंबर की पावर फिर एक नंबर होती है, तो पूरा डायमेंशन लेस है। तो पी की डायमेंशन यहाँ अल्फा बाई बीटा के इक्वल आ गई बेटा। तो पहले हमने किसकी निकाली? पहले हमने निकाली बेटा बीटा की, फिर पहले हमने अल्फा की निकाली, फिर हमने बीटा की निकाली बेटा। एंड दिस वे वी हैव प्रोसीडेड। गॉट इट? समझ में आ गई बच्चों बात? आगे चलें। अब कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चन है बेटा, ये भी बहुत आते हैं एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते ही हैं। वो कह रहा है दोनों असर्शन रीजन दोनों सही हैं और रीजन गलत है, और रीजन सही है तो ए चॉइस। असर्शन रीजन दोनों सही है बट रीजन गलत है, रीजन सही आंसर नहीं है उसका, तो बी चॉइस। राइट बेटा? फिर असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो सी चॉइस। असर्शन और रीजन दोनों गलत हैं और खाली रीजन सही है तो ई चॉइस। समझ में आ गई बेटा बात? तो ये तो तुम्हें याद होनी चाहिए, असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्ट आंसर है तो ए। असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन करेक्ट आंसर नहीं है तो बी। असर्शन रीजन दोनों गलत हैं, असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी। असर्शन रीजन दोनों गलत है, डी। और असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो रीजन इज ट्रू, तो ई चॉइस हो गया। देखते हैं, लाइट ईयर एंड बोथ एंड ईयर। यस, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ईयर ये तो यूनिट ऑफ टाइम है। बोथ मेजर टाइम गलत है, असर्शन भी गलत है, बिकॉज लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम। नो, रीजन भी गलत है। तो दोनों फॉल्स है बेटा, और दोनों फॉल्स का आंसर देखो क्या था, बोथ आर फॉल्स, डी पार्ट था। सो आवर आंसर इज करेक्ट। राइट बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, तो इसका डी पार्ट आ गया आंसर। असर्शन क्या है बेटा? फोर्स कैन नॉट बी एडेड टू प्रेशर। ऑब्वियसली फोर्स को प्रेशर में कैसे ऐड कर देंगे? सेम फिजिकल क्वांटिटी को तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है। तो असर्शन बिल्कुल सही है, फोर्स कैन नॉट बी एडेड टू प्रेशर। यस, बिकॉज देयर डायमेंशंस आर डिफरेंट। यस, रीजन भी सही है, इसीलिए नहीं कर सकते। तो ए चॉइस इज करेक्ट आंसर। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट आंसर फॉर द असर्शन। राइट बच्चों, समझ में आ गई बेटा बात? Parallax method cannot be used for measuring distances of stars more than 100 light years. एक लाइट ईयर आपको पता है 10⁻16 की रेंज में होता है। 100 लाइट ईयर मतलब 10⁻18 की रेंज में। तो स्टार इतनी दूर हो जाएगा बेटा कि हम उसको एंगल को इतना छोटा हो जाएगा कि उसको मेजर ही नहीं कर सकते एक्यूरेटली। समझ में आया बेटा? तो बात वो रीजन में भी बात सही कह रहा है, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला होता है बेटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो जब तक थीटा मेजर नहीं करोगे आर कैसे निकलेगा? और थीटा मेजर जब ही हो सकता है जब एंगल सेकंड तक हो, सेकंड के फ्रैक्शन में हो। एंगल अगर बहुत छोटा हो जाए बेटा, 0.01 सेकंड हो जाए, 0.001 सेकंड हो, तो कैसे मेजर करेंगे? राइट? समझ में आ गई बेटा बात? क्योंकि लाइट ईयर में मतलब 10⁻16 मीटर में 1 सेकंड का एंगल होता था, तो 10⁻18 मीटर में तो बेटा और छोटा एंगल है, और 10⁻18 मीटर डिस्टेंस होगी। अब आप देख रहे हो बेटा, आर जो आएगा वो एल अपॉन थीटा आएगा। तो जितना आर बड़ा होता जाएगा उतना थीटा छोटा होता जाएगा, यानी ये एंगल 1 सेकंड से भी छोटा आएगा।
और एंगल अगर 1 सेकंड से भी छोटा है बेटा तो उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकेंगे। समझ में आ गई बच्चों बात? क्लियर है? तो दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी गलत है। रीजन सही आंसर है, रीजन भी सही आंसर है उसका असर्शन का। तो वी शैल गिव द करेक्ट चॉइस ए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 0.005 इज 1। हाँ, पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। डेसिमल जो नंबर होते हैं बेटा उसमें पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें तो पहले ही है 5 से, तो इसमें 5 ठीक है, 1 ही आ रहा है बेटा। 0.500 में 3 है, ये भी सही है। इसका मतलब असर्शन तो सही है। इसमें 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें एक ही है। जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, नहीं ये बात गलत कह रहा है। जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, डेसिमल के लास्ट में जो आते हैं, डेसिमल नंबर्स में जो लास्ट में जीरोस आते हैं वो तो सिग्निफिकेंट हो रहे हैं। इसमें तो हम दे रहे हैं ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, जबकि इसमें 1 दे रहे हैं, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये तो रीजन गलत दे रहा है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। समझ में आया बेटा? दिस बिकॉज जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो रीजन करेक्ट आंसर भी नहीं है और रीजन गलत भी है। देखते हैं क्या कह रहा है बेटा वो। assertion is true but reason is false, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, assertion is true, reason is false। तो we shall mark choice C। राइट बेटा? तो C is our answer। assertion is true, reason is false, बिल्कुल सही कह रहा है। एक में एक ही है, एक में 3 है, बिल्कुल बातें सही हैं। ये बात तो गलत ही कह रहा है, रीजन तो फॉल्स ही है कि जीरो सारे सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। जीरो पहले वाले नहीं होते, लास्ट वाले तो जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। राइट बेटा? नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ 3 मेजरमेंट L 0.7 0.70 0.700 द लास्ट वन इज मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि इसमें डेसिमल की 3 प्लेसेस तक निकाला है, यहाँ डेसिमल की 2 प्लेसेस तक निकाला है, यहाँ डेसिमल की एक ही प्लेस तक। In every measurement, only the last significant digit is not accurately known। क्यों नहीं एक्यूरेटली नोन है? असर्शन सही है बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट आंसर। राइट बेटा? सो वी शैल मार्क इट बी। समझ में आ गई बेटा बात? असर्शन सही है, लास्ट वन इज मोर एक्यूरेट, डेसिमल की 3 प्लेसेस तक निकाला है। जितनी ज्यादा डेसिमल की प्लेसेस तक होता है उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होती है। राइट बेटा? 30th देखते हैं, assertion nowadays standard meter is defined as the terms of wavelength of light। Light has no relation with length। yes, आजकल हम लाइट को 1 मीटर को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टन 86 एटम जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है बेटा, वो जो लाइट एमिट करता है उसकी बहुत सारी वेवलेंथ 1650 763.73 वेवलेंथ की टोटल लेंथ 1 मीटर है। तो ऑब्वियसली इसको देते हैं ना बेटा वेवलेंथ के टर्म्स में। तो लाइट हैज नो रिलेशन विद लेंथ, ये तो कोई बात नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। फॉल्स ही है, लाइट का रिलेशन है ना लेंथ से, दिया ना लाइट का, लाइट का रिलेशन होता है बेटा लेंथ से। लाइट को मेजर करते करते हैं, लाइट का लेंथ यानी 1 मीटर 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलती है, तो ऑब्वियसली इसका रिलेशन है ना लेंथ से। सो वी शैल मार्क इट सी। राइट इट? समझ में आ गई बेटा बात? नेक्स्ट देखते हैं,
y is equal to a sin omega t minus kx. Omega t minus kx is dimensionless. Obviously बेटा ये पूरा एंगल है ना, और एंगल डायमेंशनलेस होता है, और साइन थीटा आ रहा है, साइन थीटा भी डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि ये भी लेंथ अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है बेटा, तो लेंथ अपॉन लेंथ डायमेंशनलेस है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स की कोई डायमेंशन नहीं होगी। इसका मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स की डायमेंशन नहीं होगी, इसकी भी डायमेंशन नहीं होगी, और के एक्स की भी डायमेंशन नहीं होगी। राइट बेटा? तो अगर हम ओमेगा की निकालते हैं यहां से बेटा, तो एम जीरो एल जीरो टी नीचे चला गया बेटा, तो टी की पावर -1 आ गई, ये ओमेगा की आ गई। के की निकालते हैं बेटा, एक्स की एल है बेटा, एम जीरो एल -1 टी जीरो, ये के की आ गई। बट उनने ओमेगा और के की नहीं पूछी हमसे। तो आप देख रहे हैं ओमेगा डायमेंशन लेस है क्या? नहीं ना। डायमेंशन ऑफ ओमेगा ये है क्या? नहीं, ये है बेटा। टी -1 आ रहा है, इसमें खाली टी आ रहा है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स डायमेंशन लेस है, बिल्कुल बात सही है, बट ओमेगा की डायमेंशन नहीं है। ओमेगा तो हमारा डायमेंशन है ना, टी -1 में, ये टी में दे रहा है, तो रीजन इज फॉल्स। तो वी शैल मार्क इट सी। असर्शन और रीजन करेक्ट आंसर नहीं है। अगर रीजन करेक्ट आंसर है तो ए, रीजन करेक्ट आंसर नहीं है तो बी, रीजन गलत है तो सी। राइट बेटा? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखते हैं बेटा। रेडियन इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। नो, रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल, दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc in length equal in length. Obviously बेटा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? L अपॉन आर। अब लेंथ और रेडियस दोनों अगर इक्वल है बेटा, x और x, तो 1 रेडियन आ गया ना। समझ में आई बेटा बात? तो रेडियन इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये गलत है। रीजन सही लग रहा है, रीजन सही लग रहा है। 1 रेडियन यही होता है जब आर्क और रेडियस दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। असर्शन सही है, असर्शन गलत है बेटा, रीजन सही है। तो देखते हैं कौन सी चॉइस आती है बेटा इसमें। assertion is false but the reason is true, बिल्कुल सही है, तो we shall mark it E। ठीक है बेटा, तो E वाली चॉइस सही हो गई। बच्चों बात समझ में आ गई? तो assertion रीजन वाले बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं बेटा, बहुत ध्यान से करना है इनको। आपको रीजन भी किसी क्वेश्चन का यही रीजन है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है उसका रीजन यही है, ये वेरीफाई करना ये भी जरूरी है। राइट बेटा? रीजन कई बार अपने आप में सही होता है, रीजन गलत है, असर्शन रीजन दोनों गलत है, तो बहुत ध्यान से करने हैं ये क्वेश्चन। AU is much bigger than, yes बेटा अभी हम कर रहे थे ना, 1 AU क्या है? 1.5 into 10⁻11 मीटर, ये 1 AU थी बेटा। और 1 एंगस्ट्रॉम तो बहुत छोटी है, 10⁻⁻10 मीटर है। तो दोनों का कंपैरिजन कहाँ है? AU स्टैंड फॉर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड A स्टैंड फॉर एंगस्ट्रॉम। यस, ये तो बात सही है, बट बिगर वाली बात थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है ये, बिगर वाली बात तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ये तो बता रहा है 1 AU किसका मतलब क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, so we shall mark assertion is true, reason is true, but the reason is not the correct answer of assertion. Right beta? So we shall mark it B. नेक्स्ट देखते हैं बेटा, t is equal to 2 pi। अब बेटा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t is equal to 2 pi under root L by G, और ये G by L है, तो ये वैसे गलत है।
असर्शन गलत है बेटा, रीजन सही है। According to principle of homogeneity, dimensions only that formula correct हो तो which dimensions of left hand side and right hand side are same. Yes, बिल्कुल सही बात कह रहा है वो। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है बेटा, जैसे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है बेटा? m0, l0, t0। t टाइम पीरियड है ना, t1 आ गया। 2 पाई नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं आई। l की डायमेंशन l आ गई बेटा, g की डायमेंशन lt-2 आ गई। तो ये आ गया T2 आ गया बेटा, इसका अंडर रूट T आ गया, तो T इक्वल टू T आ गया ना। इसका मतलब अगर कोई इक्वेशन सही है तो डायमेंशनली बोथ साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो वी शैल मार्क इट ई। राइट बच्चों, समझ में आ गए? तो आपने देखा बेटा इतने सारे क्वेश्चंस अभी तक हमने किए, 34 क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर 1 के। बहुत सारे आइडियाज होंगे, बट खाली ये सफिशिएंट नहीं है बेटा, और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और इसके बाद मैं अब आपको चैप्टर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, टॉपिक वाइज बताऊंगा, ग्राफ के भी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज बताऊंगा, मोशन इन वन डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सब चीजों के टॉपिक्स अलग अलग कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं फिर बेटा, मैं यही टॉपिक लेके, चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्लास 11 फिजिक्स। राइट बच्चों।